नमस्कार दोस्तों, आप सभी के कमेंट का आंसर मैं अभी देने जा रहा हूँ और मुश्किल से 4 कमेंट आए हैं। तो चारों कमेंट को मैं बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके अच्छे से आंसर दूंगा। पहला कमेंट आया है जे खारपर जी का। ये लिखते हैं, आज की अंगिका असल में कितनी पुरानी है? क्या आज की अंगिका और 1000 साल पहले की अंगिका समान थी? देखिए, आज की जो अंगिका है, यदि इसका ओरिजिन पता किया जाए डेट के अनुसार पे, तो ये मुश्किल से 200 से 300 साल पुरानी जाएगी। देखिए, कोई भी भाषा होती है ना, वो अपने आप में इंडिजीनियस नहीं होती। बहुत रेयर या एक्सेप्शनल ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिजीनियस हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में वो नहीं रही। तो कोई भी भाषा ही बनती है बहुत सारी भाषाओं के मिश्रण से, मतलब कि उनके शब्दों के मिश्रण से ही कोई भी भाषा बनती है, चाहे किसी भाषा से ज़्यादा शब्द हों या किसी भाषा से कम शब्द हों। तो एक दूसरे के म्यूचुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि अंगिका यदि बनी है तो सारी भाषाओं के मिश्रण से बनी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो बंगाली भाषा है या फिर जो असमिया भाषा है, मैथिली भाषा है, ये भी अंगिका भाषा के शब्दों के मिश्रण से ही बनी। कोई भी भाषा अपने आप में एकाएक रूप में इंडिजीनियस आज के समय में दुनिया में कोई भी भाषा नहीं है। दूसरा इन्होंने लिखा है, क्या आज की अंगिका और 1000 साल पहले की अंगिका समान थी? देखिए, आज से जस्ट 1000 साल पहले यदि आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का तस्वीर दिखेगा। और उस समय अंग प्रदेश पर पाल साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था। और 1021, मतलब अभी 2021 है, जस्ट 1000 साल पहले 1021 हुआ करता था। और जिस तरीके से गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और नंद साम्राज्य, इन सब का गढ़ माना जाता है मगध को, उसी तरीके से पाल साम्राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी ही, लेकिन जो पाल साम्राज्य का जो आप ओरिजिन मान सकते हैं या फिर जहाँ पर इनका गढ़ था, वो अंग और बंग ही था, मतलब अंग प्रदेश और बंगाल ही था, ये बात को। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वगैरह भी बनने में पाल साम्राज्य का बहुत ज़्यादा हाथ था। और जस्ट 1021 में पाल और चोल के बीच में युद्ध भी हुआ था, जिसमें पालाओं की हार हुई थी और चोल साम्राज्य ने यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा दिन रहे नहीं वो। आपसी मतभेद कुछ हो गया था चोलों में और फिर वो यहाँ से लौट गए थे। और दरअसल जो राजेंद्र चोल थे, जो कि धर्मपाल को हराए थे, वो उनका मकसद ये था कि ये गंगा तक अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने अटैक किया था। बाकी इनका अटैक करने का और कोई कारण था नहीं। और उस समय पाल साम्राज्य में शैव संप्रदाय के लोग बहुत रहते थे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम लोग, मतलब कि पालाओं ने ही चोलों को हराया, इसलिए क्योंकि भले ही चोल पाल को हरा दिए युद्ध में, और हराने के बाद फिर जब वो वहाँ से लौट ही गए तो फिर लड़ाई का मतलब क्या रहा। लेकिन जब ये यहाँ आए तो यहाँ पर ये लोग शैव भक्तों से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस हुए और यहाँ पर से बहुत सारे शैव पंडितों को, शैव आचार्यों को यहाँ से ले करके गए, मतलब कि आज के बिहार, बंगाल से। और फिर वहाँ पर जा कर के उन्होंने सभी तमिलनाडु और सभी के क्षेत्रों में लोगों को शैव संप्रदाय में बदला और आज भी साउथ में शैव लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ये है दीपक कुमार का। ये कहते हैं, भाई क्या हो अगर हम टाइम ट्रेवल मशीन से भूतकाल मौर्य युग में चले जाएं, जिस युग में सम्राट अशोक थे, तो उस युग के लोग हमको भविष्य मनुष्य देखकर क्या बोलेंगे? क्या वे लोग मेरा स्वागत करेंगे? देखिए, यदि आप टाइम ट्रेवल करके आज का मनुष्य अगर मौर्य काल में चला जाता है
तो सबसे पहली बात कि ऐसा कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ये सोचिए कि यदि आप टाइम ट्रेवल करके आप मौर्य युग में जाते हैं, मौर्य काल में जाते हैं, तो यहाँ पर तक आप सोच लीजिए कि आप मौर्य काल में चले गए। अब आप ये सोचिए कि आज से 2000 साल के बाद का व्यक्ति यदि आपके पास आए तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। आज से 2000 साल के बाद का जो व्यक्ति होगा, यदि वो अभी इस समय 2021 में आपके पास आए या फिर आपके क्षेत्र में आए और घूमे, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, ये भी कल्पना कीजिए। तो मेरे अनुसार से मौर्य काल के लोग बिल्कुल भी स्वागत नहीं करेंगे, और पहले तो आपको बंदी बना लिया जाएगा और बंदी बना करके कारागार में डाला जाएगा और आपसे सब कुछ पूछा जाएगा कि ये मोबाइल क्या है, ये क्या है, और हो सकता है आपको हो सकता है आप उनकी भाषाओं को समझ भी ना पाएँ, तो आप अपनी बातों को रख भी नहीं पाएंगे और हो सकता है आपको मृत्यु दंड भी दे दिया जाए। तो और इसका अपोजिट में ये हो सकता है, यदि आप अपनी बातों को समझा पाएँ तो हो सकता है कि आप ये बता पाएंगे, भविष्य की बहुत सारी बातें उनको बता पाएंगे कि देखो कल वर्षा होने वाली है, हो सकता है कल फ्लड आ जाए, ये वो बहुत सारी बातें यदि आप उनको बता पाएंगे तो हो सकता है लोग आपको भगवान मानने लगें और फिर राजा से उच्च दर्जा आपको दे दिया जाए। तो ये हो सकता है। तो जो आपका आंसर है कि क्या वे लोग मेरा स्वागत करेंगे, तो इसका आंसर हाँ भी है और इसका आंसर नहीं भी है, क्योंकि ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप अपनी बातों को किस तरीके से वहाँ रख पाएंगे, कि आप अपनी भाषा उन तक कैसे पहुँचा पाएंगे, उनको कैसे समझा पाएंगे। फिर तीसरा कमेंट है विनीत वत्स का। ये लिखते हैं, भाई असल में भोजपुरी किस जनपद से है, या फिर बता दीजिए कि भोजपुरी यूपी से है या बिहार से है। ये जनपद क्या बात कर रहे हैं विनीत वत्स जी, ये जनपद जो उत्तर प्रदेश में ज़िले को जनपद कहा जाता है वो जनपद, या फिर महाजनपद की बात कर रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं बता दीजिए कि भोजपुरी यूपी से है या बिहार से है, मतलब ओरिजिन पूछ रहे हैं। कि देखिए भोजपुरी का ओरिजिन ना ही यूपी से है ना ही बिहार से है, भोजपुरी का ओरिजिन है मध्य प्रदेश से, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश से ही धीरे धीरे स्थानांतरण हुआ है और फिर यहाँ पर आकर के उज्जैनी राजपूत बसे हैं इस क्षेत्र में, और फिर उनके बाद भोजपुरी भाषा बनी है। तो दरअसल इसका ओरिजिन कहीं से नहीं है, और सबसे पहले ये आकर के आरा में बसे थे, इसीलिए मध्य प्रदेश में राजा भोज का मंदिर भी है, आपको पता होगा। क्योंकि पूरे समस्त भोजपुर क्षेत्र में एक भी राजा भोज का मंदिर नहीं है। आप ये देख सकते होंगे, जैसे कि आप ये देखिए कि जैसे कि मिथिला में विद्यापति जी का है, अंग प्रदेश में अंगराज कर्ण का है, मगध में भी बहुत सारे प्रमाण हैं सम्राट अशोक के, गुप्त साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के, अंग में भी पालाओं के हैं। लेकिन भोजपुर में, क्योंकि भोजपुर क्षेत्र जो था वो पहले पूरा का पूरा जंगल का क्षेत्र था, और वहाँ पर से ये मैंने भोजपुरी भाषा के वीडियो में बताया है सब कुछ। तो भोजपुरी जो है वो ना ही यूपी से ना ही बिहार से है, और दरअसल भोजपुरी का ओरिजिन जो है वो मध्य प्रदेश से कुछ लोग, पूरे लोग नहीं, कुछ लोग आए थे जो कि भोजपुरी भाषा को ले करके आए थे, और फिर उसके बाद लोग सीखते गए। यहाँ के मतलब यूपी बिहार के लोग जो उसमें वहाँ रहते भी थे वो भी सीखते गए और सीखते फिर भोजपुरी भाषियों की संख्या बढ़ गई। फिर मोटिवेशनल स्टोरी का कमेंट है, और विनीत वत्स जी आप जो लिख रहे थे किस जनपद से है, तो अगर महाजनपद की बात कर रहे हैं तो उस समय काशी, कौशल और माला, ये 3 जनपद में भोजपुर क्षेत्र को बांटा जाएगा। और यदि आज के जनपद से बात कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ज़िले को जनपद बोला जाता है, तो वो तो उत्तर प्रदेश में वही अपना 12-13 ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं और 10 ज़िले बिहार में, तो वही 22, 23, 24 ज़िले आप मान सकते हैं।
मोटिवेशनल स्टोरी का कमेंट है, भाई लोकल लैंग्वेज में कब से पढ़ाई होगी। देखिए लोकल लैंग्वेज में जो NEP का जो NEP आया है उसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि ये तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होने वाला है, और ये जो भी होगा तो ये प्राइमरी एजुकेशन में ही होगा, मतलब 1 to 5 तक में ही मातृभाषा में आपको छूट दी गई है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब अब आप जहाँ तक मान सकते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले, और ये तुरंत प्रभाव से भी लागू नहीं होने वाला है। ये 2035 या कब तक शायद डेट है, 2030 है या 2030 या 35 ऐसे है, तो उस समय से तब तक में ये लागू किया जाएगा। और अभी तो अपने राज्य जितने भी स्टेट हैं वो अपने लेवल पे कुछ कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का पता लगा रहे हैं कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, और इसी आधार पे फिर सब कुछ बनाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।